सुप्रभात। हिंदी विद राम सर, क्लास 12। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घर पर रहें, आनंदित रहें, तनाव मुक्त रहें और अपना अध्ययन जरूर करते रहें। केवीएस, एनसीईआरटी और सीबीएसई के ट्रायंगल का यही संदेश है। तो क्लास 12 पिछले सेशन से आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी बुक में पहले लेसन के यानी हरिवंश राय बच्चन जी के पहले गीत के जो प्रश्नोत्तर एनसीईआरटी बुक में दिए हैं उनको आज हल करेंगे और अपनी नोटबुक में अपनी भाषा में नोट भी करेंगे। जो अध्यापक साथी हैं वो मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं या अन्य लोग भी जो हैं वो ट्विटर के माध्यम से भी अपडेट्स ले सकते हैं और सुप्रभात हिंदी जो चैनल है उसके माध्यम से भी ये गतिविधि लगातार जारी रख सकते हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था कि आत्मकथ्य बच्चन जी, आत्म परिचय बच्चन जी का, जिसमें पहला जो गीत है उनका, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, उससे जुड़े 4 प्रश्न हमें यहाँ दिखाई देते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक में। उन चारों प्रश्नों पर क्रम से हम लोग बात करेंगे। ये चारों प्रश्न है, कविता एक ओर जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। इन विपरीत से लगने वाले कथनों का आशय क्या है? दूसरा बिंदु है, जहां पर दाना रहते हैं वहीं पर नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तीसरा प्रश्न है, मैं और जग और कहां का नाता, इस पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। चौथा जो प्रश्न है वो है, शीतल वाणी में आग, इसके होने का क्या अभिप्राय है? तो आइए इन चारों प्रश्नों पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। स्टडी मटेरियल भी आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं और उसके साथ ही आप उसमें अपनी भाषा से उसे और अधिक एलोबरेट करते हुए, विस्तृत करते हुए अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे ताकि ये कार्य हमारा आगे बढ़े। आइए, ये है स्टडी मटेरियल जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तरों की तैयारी, जिसमें इस समय हम ले रहे हैं आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन जी, यानी कि जो गीत 1 है हमारे काव्य खंड के पहले पाठ का, उसकी बात इस समय कर रहे हैं। आइए, कविता के साथ पहला प्रश्न है, कविता एक ओर जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, ये बात भी है। ये विपरीत से लगते कथनों का आशय क्या है? पहले तो प्रश्न समझ लीजिए। अगर हम लोग प्रश्न समझ लेते हैं तो ये मान के चलिए कि हमारी आधी समस्या का समाधान हो जाता है। यानी कि अगर आप ये जान लेते हैं कि आपसे पूछा क्या जा रहा है तो आप उस पिन पॉइंट चीज को पकड़कर अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन यदि प्रश्न ही हमारी समझ में नहीं आया तो फिर हम उस उत्तर को प्राप्त नहीं कर सकते या उस ओर नहीं जा सकते। तो ध्यान दीजिएगा, कविता हमसे ये पूछ रही है कि कवि ने एक ओर तो ये कहा है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, फिर आगे चल के वो कहते हैं मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। तो शुरू में उन्होंने कहा कि मैं तो संसार का भार अपने कंधों पर लिए हुए हूं, फिर दूसरी ओर कहते हैं मैं तो इस संसार का कभी ध्यान भी नहीं करता। तो ये क्या दोनों चीजें विरोध पैदा नहीं कर रही कि एक ही व्यक्ति एक ही समय में एक ही गीत में ये 2 तरह की बात कैसे कर सकता है? क्या ये चीजें विरोधी हैं या केवल विरोधी दिख रही हैं या एक दूसरे की सप्लीमेंट्री हैं, यानी इन दोनों को मिला के एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ यानी जीवन दर्शन पूरा होता है? तो आइए इस उत्तर को हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे उसको समझने की जरूरत है। गीत को हम लोग गा चुके हैं, भावनात्मक रूप से ग्रहण कर चुके हैं, गीत पर चर्चा भी हो चुकी है, गीत का भावार्थ भी आपने स्टडी मटेरियल के जरिए अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं लिखा है वे पिछले वीडियोस देखकर तथा वहां से स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लें और अपने अनुसार कुछ और भाषा उसमें विस्तृत कर सकते हैं। कोई बंधन नहीं है कि यही शब्दावली होनी चाहिए। आइए तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि किस तरह से इसे समझाया जा सकता है। कर्म में दृढ़ता और हृदय में उदारता, ये जीवन का मूल मंत्र है। देखिए बच्चों, कर्म में दृढ़ता और हृदय में हो उदारता। जगजीवन का भार लेने से कवि का अभिप्राय यह है कि वो सांसारिक दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रहा है। जो काम, जो दायित्व, जो कर्म, जिन रिश्तों से वो बंधा हुआ है उनका वो निर्वाह कर रहा है और कर्म से पीछे नहीं हटना चाह रहा है। वह साधारण जन से अलग भी नहीं है, सुख दुख हानि लाभ आदि का सामना उसे भी करना पड़ता है और इसी तरह उसकी यात्रा पूरी हो रही है।
दूसरी तरफ कवि ये भी कहता है कि वो कभी संसार की तरफ ध्यान नहीं देता, माने वो दिल पर बोझ की तरह संसार को नहीं लेता। कंधों पर वजन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीवन में प्यार है और उसको बहुत ज्यादा उस तरह से नहीं लेता कि इन्वॉल्वमेंट हो उसमें। दूसरी तरफ कवि यही चीज कह रहा है कि उसका आशय है संसार की निरर्थक बातों पर ध्यान न दिया जाए, केवल प्रेम, मस्ती, आनंद और अपने मन का गान किया करता हूं, इस पर वो केंद्रित रहता है। तो कविता कुल मिलाकर हमें यह सिखा रही है कि व्यक्ति सांसारिक बाधाओं पर ध्यान न देकर अपने उत्कृष्टतम रूप, जो उसका एक्सीलेंट रूप फॉर्म है, उसके अनुसार वो अपने आप को सामने रखे। मन के अनुरूप अपनी दुनिया वो बना नहीं पाता क्योंकि संसार उसको बाधा के रूप में दिखाई देता है। तो कविता में आई ये दोनों बातें विरोधाभासी लगती हैं, लेकिन वास्तव में दोनों के अपने निहितार्थ हैं, यानी उनमें अपना एक मीनिंग छिपा हुआ है और ये एक दूसरे के विरोधी अर्थ न होकर पूरक हैं, यानी सप्लीमेंट्री। ये बात हमें कहनी है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कवि जगजीवन का भार कंधों पर लिए रहने की बात तो करता है, लेकिन फिर भी हृदय में प्यार रखने की बात करता है। ये बात वही गीता के उपदेश की तरह होगी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन जैसी स्थिति है। अपने कर्म में निरत भी रहता है, मस्त रहता है, फल की चिंता करता नहीं है, अपने मन का ज्ञान करता है और वैभव को ठुकराता हुआ अपने अलमस्त फकीरी में जिंदा दिली के साथ रहता है। तो इस तरह हमें ये प्रश्न आगे बढ़ाना है, इसका उत्तर ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो प्रश्न है एनसीईआरटी बुक का, वो है जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? पहले तो ये बात समझ ले, दाना कौन होते हैं? दाना, दानिश, दानावर जो लोग हैं, यानी ज्ञानी लोग, बुद्ध, प्रबुद्ध ज्ञानी, जो लोग संसार को उपदेश दे सकते हैं, ये जो लीडिंग पर्सनैलिटीज होती हैं, जो दुनिया के विचारों को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे ज्ञानी लोगों को हम दाना कहते हैं। होशियार लोग, चतुर लोग, ये भी दाना में शामिल होते हैं। और नादान माने जो हम कह सकते हैं कुछ नहीं जानते, मूढ़ हैं, या हम जिन्हें बेवकूफ समझते हैं या वो हैं, इस तरह के। तो कवि ने ऐसा क्यों कहा कि जहां पर दाना है वहीं पर मैंने नादानों को देखा, यानी दोनों एक ही जगह पर दिखाई देते हैं। आइए इस प्रश्न के उत्तर पर विचार करते हैं। मस्ती का संदेश लिए फिरने वाले मनमौजी कवि हरिवंश राय बच्चन जीवन के सत्य को भी बराबर पहचानते हुए इस गीत में हमें मिलते हैं। कवि इस संसार में एक दूसरे की विरोधी और पूरक दिखने वाली चीजों और जीवन दर्शन को देखता हुआ चलता है। वह देखता है कि इस संसार में अनेक मूर्ख हैं जो संसार के सत्य को न जानकर संग्रह वृत्ति में लगे रहते हैं, यानी चीजों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। वहीं अनेक ऐसे ज्ञानी और प्रबुद्ध भी दिखाई देते हैं जो इस संसार को लगातार उपदेश देते हुए अपना जीवन न्योछावर कर देते हैं। फिर भी कोई भी अंततः सीखता दिखाई नहीं देता। कवि को इस संसार में नादान और दाना एक ही शीर्ष पर जाकर खड़े दिखाई देते हैं। इसलिए अंततः कवि एक जगह यह भी कहता है कि मैं अब तो सीख रहा हूं सीखा हुआ ज्ञान भुलाना। तो कुल मिलाकर कवि स्वयं को इस ज्ञान के बोझ से हल्का करके और बिल्कुल साधारण होकर के इस बोझ को अपने से हटाना चाहता है। क्योंकि बच्चों आप भी जानते हो, जल में भवसागर भी एक जल है, तो जल में भरी हुई चीजें कभी तैर नहीं सकती, तो उसके पार जाना है तो स्वयं को ज्ञान के अहंकार से मुक्त तो करना ही पड़ेगा। तो दूसरी बात, इसमें हम बहुत भारी भरकम जीवन दर्शन नहीं देख रहे, बहुत साधारण व्यक्ति की तरह वो ये बात कह रहे हैं कि भाई हमने तो नादान या दाना सबकी एक ही गति देखी है, सब अंततः एक ही जगह पर खड़े हमें दिखाई देते हैं। इससे अच्छा है कि सहज रूप में अपना जीवन हम जिए। तीसरा प्रश्न देखिए जो एनसीईआरटी बुक से है, मैं और जब और कहां का नाता, इस पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताई। तो कविता का जब आपने भावार्थ समझा था उस समय भी ये बात जिक्र में आई थी, लेकिन यहां और अलग तरह से प्रश्न के रूप में पूछी गई है, तो फिर चर्चा कर लेते हैं। मैं और जब और, आई एम डिफरेंट एंड दिस वर्ल्ड इज डिफरेंट। तो एक जगह तो वो कह रहा है आई एम डिफरेंट, मैं अलग हूं और दुनिया अलग है, और बीच में वो एंड का प्रयोग कर रहा है, यानी और को 3 बार प्रयोग कर रहा है। मैं और, आई एम डिफरेंट और एंड, जब और, ये संसार दूसरी तरह का है। तो ये 2 तरह से बातों को इस्तेमाल कर रहे हैं। शब्द 3 बार आया है और यमक अलंकार का इसमें प्रयोग है। बच्चों, जब किसी शब्द को हम एक से ज्यादा बार प्रयोग करें और उतनी बार उसका अर्थ भी अलग अलग निकले तो वहां यमक अलंकार होता है। तो आइए इसमें ध्यान दें कि 3 और जो है, मैं और पहला और बीच वाला और, जब और ये तीसरा और है। इन तीनों औरों के अर्थ क्या है वो समझिए आप। पहले और में कवि स्वयं को आम व्यक्ति से अलग बताता है। वो आम आदमी की तरह भौतिक चीजों के संग्रह के चक्कर में नहीं पड़ता।
यानी साधारण जन तो है वो, लेकिन जो दुनियादारी के वैभवों को बटोरने में लगे उन लोगों से अलग है। ये ध्यान दीजिएगा, वह स्वयं को अलग तरह का व्यक्ति कहता है। कैसा? जो मनमौजी है, मस्ती का संदेश लेकर घूमता है और अपने मन का गान करता है, तो वो अलग हो गया। तो और हो गया ये शब्द। दूसरे में जो और अर्थ है वो संयोजक है, और वो एंड यानी कि तथा के अर्थ में साधारण रूप में प्रयोग किया गया है। मैं और, उसके बाद कहता है और, जग और, तो यहां एंड है, केवल संयोजक है, तथा के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। तीसरा जो और है, जग और, इसका प्रयोग संसार और कवि में किसी तरह का संबंध नहीं है, बहुत डिफरेंट है दोनों, इसके लिए किया गया है। संसार की विचारधारा से कवि की विचारधारा मिल नहीं खाती, दोनों को किसी प्रकार का दोनों में नाता नहीं है। संसार अपनी संग्रह वृत्ति में लगा है, तरह तरह के प्रयास करते हुए अपने जीवन को व्यर्थ गंवा देता है। ये वो संसार है जो वैभव और समृद्धि के पीछे भागता है, जिसे कवि ठुकरा देता है। तो इस तरह जो और शब्द का सुंदर प्रयोग किया है यमक अलंकार के माध्यम से, वो एक चमत्कार उत्पन्न कर देता है। आखिरी प्रश्न जो हमारी एनसीईआरटी बुक में उसे देखेंगे, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, इसका क्या अर्थ है? समझिएगा, ये प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है। शीतल और आग दोनों विशेषण एक जगह प्रयोग होना तो विरोध है भाई। आप दोनों चीजों को आप ये कैसे कह सकते हैं बर्फ से आग निकल रही थी, या ये आप कैसे कह सकते हैं कि बहुत ही ठंडी धूप थी? कहने का मतलब है ये जो विरोधाभासी चीज है ये हमें अट्रैक्ट करती है, लेकिन कभी जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि ऐसी बात हमको समझाने के लिए इस तरह की चीजों का उपयोग करता है। तो आइए समझिए कवि ने ये क्यों कहा कि मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। तो देखिए, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। बच्चों, ये जो कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है, इससे चीजों में एक नए तरह का आभास हमें मिलता है। कवि की वाणी यद्यपि शीतल होती है, शब्द ही तो हैं, परंतु उसके मन में विद्रोह होता है, असंतोष का भाव प्रबल होता है। जब वो समाज की व्यवस्था से असंतुष्ट होता है, वो प्रेम रहित संसार को जब अस्वीकार करता है, तो इस तरह की वाणी उसकी जो है वो आग उगलने लगती है। कैसी आग? उसकी वाणी ये क्षमता भी रखती है कि व्यक्ति की वैयक्तिकता, इंडिविजुअलिटी को चुनौती देने वाली व्यवस्था के विरुद्ध वो लोगों को जागृत कर सकता है। देखो, कवि ने बार बार कहा है मैं अपने मन का गान किया करता हूं, मैं इस पृथ्वी के वैभव को रोज अपने पग से ठुकराता रहता हूं। तो तात्पर्य यह है कि कवि ये कहना चाहता है कि हर व्यक्ति की अपनी एक वैयक्तिकता है, उसकी एक निजता है, इंडिविजुअलिटी है, उसको अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसी इंडिविजुअलिटी जब खत्म होने की बात आती है तो वो समाज के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद करता है। तो वही शीतल वाणी आग के रूप में काम करती है, अर्थात अपनी वाणी के माध्यम से अपनी असंतुष्टि को कवि व्यक्त कर सकता है। यही कारण है कि जो काव्य होता है यानी साहित्य होता है बच्चों, वो शीतल शब्दों का मामला है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की आग भी उन शब्दों के पीछे छुपी रहती है। यही कवि कहना चाह रहा है, इसलिए ये विरोधाभासी जैसा बहुत सुंदर वाक्य में दिखाई देता है। तो इस तरह हमारा ये एनसीईआरटी बेस्ड जो 4 क्वेश्चन थे पहले गीत के वो पूरे होते हैं। ये स्टडी मटेरियल जो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे आप डाउनलोड कर लें, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अपनी नोटबुक में शब्दों में लिखें, अपने शब्दों में जोड़ लें उसको, और ऑनलाइन वर्कशीट अभी जो आपने सुना इससे जुड़ी हुई ऑनलाइन वर्कशीट है, उसको हल करके अपना स्कोर भी बताएं। आगे का जो टॉपिक है, अगला टॉपिक, वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बच्चन जी का जो दूसरा गीत है उसका गायन करेंगे, भावार्थ समझेंगे, और उसके पश्चात भावार्थ और शब्दार्थ के बाद हम लोग उसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उन पर भी डिस्कशन करेंगे। तो तैयार रहिए। सुप्रभात हिंदी विद राम सर के साथ।